Hello and welcome back to on my YouTube channel BioBridge. In previous lecture we have already discussed about the renal physiology. हम लोगों ने देखा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था। नेक्स्ट हम लोग रीएब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे। रीएब्जॉर्प्शन में जो पिछले लेक्चर में हम लोग को जो छूटा हुआ था वो था हमारा एक ऐसा प्रोसेस था, दो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। ये अगर नेफ्रॉन का बात करें, ये हमारा बाउमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी और ये हमारा लूप ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा दो मैकेनिज्म था जो नेफ्रॉन में, जो इस नेफ्रॉन में क्या था, जो फिल्टर आउट सब्सटेंस हुआ है, जो यहाँ से फिल्टर आउट हुआ है, जितने भी फिल्टरेट, वो हमारा रीएब्जॉर्प्शन में हम लोग पढ़ रहे थे कि ये रीएब्जॉर्प्शन दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है, दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है। फर्स्ट क्या होता है कि एक एक्टिव डिफ्यूजन और दूसरा पैसिव डिफ्यूजन, ये दो मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्टिव डिफ्यूजन, और एक है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन समझते हैं एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है और पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। तो सबसे पहले एक्टिव डिफ्यूजन जो होता है वो, उसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो मूव करता है, जो टिब्यूल्स है, ये नेफ्रॉन का जो टिब्यूल्स है उससे हमारा जो इसमें जो फिल्ट्रेट हुआ है वो वापस से ब्लड में जाता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पर हुआ है वापस से किया जाएगा रीएब्जॉर्ब होगा हमारा ब्लड में। और ये जो प्रोसेस होता है, जो मैकेनिज्म के थ्रू इस फिल्ट्रेट को वापस से ब्लड में लाते हैं, उस मैकेनिज्म का नाम होता है, उस दो मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, एक एक्टिव डिफ्यूजन और दूसरा पैसिव डिफ्यूजन। तो एक्टिव डिफ्यूजन को हम लोग एक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं, या फिर पैसिव डिफ्यूजन को पैसिव प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक, तो पैसिव और एक्टिव प्रोसेस होता क्या है? एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है जो मूवमेंट जो होता है सब्सटेंस का, जो भी फिल्ट्रेट का मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, ये ट्यूब्यूल्स से इस फ्लूइड में, इस ब्लड में उसका वापस से क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ट्यूब्यूल्स टू फ्लूइड, फ्लूइड या फिर ब्लड, वापस से वो ब्लड में आएगा। और जो पैसिव डिफ्यूजन था, पैसिव डिफ्यूजन था उसमें भी क्या हो रहा है कि जो मूवमेंट हो रहा है वो वापस से आता है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आता है। मतलब ये एक्टिव डिफ्यूजन में ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन चलता है, मतलब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर नहीं, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, मतलब जहाँ ज़्यादा भीड़ है उस वाले एरिया में घुसता है। और उस वाले एरिया में घुसने का जो घुसने के लिए हम रिक्वायरमेंट होता है वो एनर्जी होता है। तो इस एक्टिव प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ये पहले समझते हैं पैसिव डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन चलता है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, द मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब है कि अगर इस ट्यूब्यूल्स में किसी भी ऐसे सब्सटेंस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो क्या करता है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू वापस से ब्लड में रीएब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। अब बात करते हैं दोनों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। तो दोनों फर्स्ट में क्या होता है, जो एक्टिव प्रोसेस होता है या फिर जो एक्टिव डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, इसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का रिक्वायरमेंट होता है। एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, मतलब कि कम वाला भीड़ से ज्यादा भीड़ की ओर, क्योंकि वहां पर ज्यादा भीड़ में घुसने के लिए हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ज्यादा भीड़ से कम भीड़ की ओर जाएगा, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये अगेन नो एटीपी रिक्वायरमेंट, नो एटीपी रिक्वायरमेंट, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्योंकि वो खुद से वापस जाता है जिधर उसको रास्ता मिलता है। मान लीजिए एक पानी गिरा दिए हम, फर्श पे गिरा दिए, तो वो कहाँ जाएगा,
वो थोड़े ऊंचे वाले सरफेस की ओर जाएगा, वो नीचे वाला सरफेस की ओर जाएगा, तो वो हमारा पैसिव डिफ्यूजन में होता है। अगर वही नीचे वाला पानी जो सरफेस है तो ऊपर जाता तो उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा और उस रिक्वायरमेंट के थ्रू वो एक्टिव प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये हमारा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन चलता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। और ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारा along द कंसंट्रेशन, along द कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि जो इसमें जो एक्टिव प्रोसेस होता है उसमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ता है। अगर इस वाले ब्लड से कोई भी सब्सटेंस एक्टिव प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, मतलब यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी यहाँ पर हाई लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पर क्या था कि हमको एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ता था। बिना ट्रांसपोर्टर के, बिना कोई कैरियर प्रोटीन के वो नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यूज कैरियर प्रोटीन या फिर ट्रांसपोर्टर लिख सकते हैं, कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होगा, इसमें कोई ट्रांसपोर्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा, नॉट रिक्वायर एनी कैरियर प्रोटीन। ओके, कैरियर प्रोटीन का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और जो पैसिव डिफ्यूजन होता है उसमें दो प्रोसेस होता है, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पर पहले हम डिफ्यूजन लिख दिए, लेकिन जो वाटर होता है जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑस्मोसिस। और जो जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं सोडियम पोटेशियम, वो अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मेन साइट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और पैसिव ट्रांसपोर्ट का, एक्टिव प्रोसेस या फिर पैसिव प्रोसेस का जो मोस्ट कॉमन साइट्स होता है उसको देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन साइट्स, तो मोस्ट कॉमन साइट्स में सबसे पहले जो जहां पर एक्टिव प्रोसेस होता है वह मोस्ट कॉमन साइट्स कहाँ होता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और वहीं पर अगर पैसिव डिफ्यूजन का बात किया जाए, पैसिव प्रोसेस का, तो पीसीटी तो होता है, पीसीटी भी होता है, लूप ऑफ हेनले भी होता है और डीसीटी भी होता है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये तीनों जगह पर डिफ्यूजन होता है, हमारा पैसिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव प्रोसेस में, उसमें ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है। ये सारे चीज़ क्या होता है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है। वहीं पर बात किया जाए कि पैसिव प्रोसेस में जो कहाँ हो रहा था, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में, इसमें हमारा यूरिया हो गया, वाटर हो गया और कुछ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस आएंगे, लिपिड सब्सटेंस। ये कुछ होता है डिफरेंस हमारा एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस में। और ये प्रोसेस के थ्रू ही हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो भी ट्यूबुलर यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हुआ था इसमें हमारा यूजफुल सब्सटेंस और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दोनों का फिल्ट्रेशन हुआ था, ठीक। तो यूजफुल सब्सटेंस को हम लोग फिर से ब्लड में बैक लेना होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूल्स का रीएब्जॉर्प्शन। और जो ट्यूब्यूल्स का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो दो मैकेनिज्म को हो रहा है, एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। अब एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस के ये कुछ डिफरेंसेस हो जाएंगे। अब इतना समझने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या होता है इस टॉपिक से डरते भी हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, इसको क्लियर करेंगे, एकदम सिंपल करके इसको पढ़ते हैं। तो मेनली जो हम आपको बताए थे, जो नेफ्रॉन का दो टाइप था, एक था कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या था, जो लूप ऑफ हेनले था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, और जो मेडुलरी नेफ्रॉन था जो मेडुला में एग्जिस्ट कर रहा था उसका लूप ऑफ हेनले क्या था, बहुत डीप गया हुआ था, तो उसमें वासा रेक्टा का फॉर्मेशन हुआ था। तो वही हम समझेंगे कि ये वासा रेक्टा जो बन रहा था यहाँ पर, वासा रेक्टा जो बन रहा था हमारा, वहीं पर क्या चलता है, हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। और काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है, इसका बॉडी में क्या यूज है। काउंटर मैकेनिज्म, काउंटर करंट कहने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म।
काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर मतलब क्या होता है? काउंटर मतलब अपोजिट। काउंटर मतलब क्या होता है? अपोजिट। और करंट मतलब क्या होता है? करंट मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन। और मैकेनिज्म मतलब एक प्रोसेस होता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब ही होता है कि वो एक डायरेक्शन में चल रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में वापस से एक और मैकेनिज्म चल रहा है। अगर मान लीजिए आप किसी से क्वेश्चंस पूछ दिए, फर्स्ट आप क्वेश्चन पूछे, ठीक, तो उसको रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन वो आपसे क्या कर रहा है? काउंटर अटैक कर रहा है, मतलब फिर से क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक। तो उस प्रोसेस को बोल देंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। नाउ डेफिनेशन समझते हैं इसका। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट इज ए मैकेनिज्म, is a system. Counter current mechanism is a system in which counter current mechanism is a system। क्या था? एक सिस्टम था जिसमें क्या होता है? फ्लूइड्स फ्लो अपोजिट डायरेक्शंस। फ्लूइड फ्लो अपोजिट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लूइड फ्लो कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन इन एडजेसेंट ट्यूब्स, इन एडजेसेंट ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट समझते हैं डेफिनेशन का मतलब क्या है। एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गया हमारा काउंटर करंट का। तो मान लीजिए कि एक यहाँ पर ट्यूब है जिसमें क्या है कि हमारा करंट जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? इसी के जस्ट एडजेसेंट क्या है? एक और हमारा ट्यूब है, उसका डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? काउंटर कर रहा है। मतलब ये एक उस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? लेफ्ट टू राइट आ रहा है। तो एक दूसरे को काउंटर कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? काउंटर करंट हो रहा है। जो करंट था, जो डायरेक्शन था, वो एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, ठीक। ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ एक्सचेंज होता है। जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो इसमें कुछ एक्सचेंज होगा, कुछ एक्सचेंज होगा, ठीक। वाटर का या फिर सॉल्यूट का, क्या किसका होगा? यहाँ पर एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारा किडनी में होता है एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे वाटर या फिर कुछ सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स मतलब कोई भी सॉल्ट, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये सारा कुछ। मेनली हम सोडियम को ही इसमें देखेंगे क्योंकि हमारा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है बेस्ड होता है हमारा सोडियम पर। नेक्स्ट क्या होता है कि ये मेनली कहाँ पर परफॉर्म होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म? तो मेनली क्या होता है? मिडुला वाला रीजन में। और जो मिडुला वाला रीजन में जो भी नेफ्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कहाँ होता है? इट अकर्स इन मेडुला रीजन, मेडुला रीजन। और जिस नेफ्रॉन में होगा उसका क्या नाम होगा? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट्स होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म का, कंपोनेंट्स वो दो होता है। एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक काउंटर करंट एक्सचेंजर, ठीक। उसको हम लोग थोड़ा बाद में समझेंगे, प्रॉपर उसका मैकेनिज्म समझने के बाद। तो नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो नॉर्मल उससे पहले हमको जानना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो एक ये सारा चीज़ डिपेंड करता है ऑस्मोलैरिटी पर। किस पे? ऑस्मोलैरिटी पर। अब बात करते हैं कि ऑस्मोलैरिटी होता क्या है। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि अगर आप 1 लीटर पानी लिए हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन लिए हैं, तो उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है? अगर मान लीजिए आप शरबत घोरे, ठीक, शरबत घोल बनाए, उसमें क्या है कि 1 लीटर पानी लिए, उसमें कितना सॉल्यूट डाल रहे हैं, मतलब उसमें सोडियम का लेवल कितना है, सॉल्यूट का लेवल कितना है मेनली। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि ऑस्मोलैरिटी इट इज अ टोटल कंसंट्रेशन, इट इज अ टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल मतलब किसका डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स
जो सॉल्यूशन में कितना हमारा डिजोल्व पार्टिकल्स है, मतलब सोडियम कितना है, और भी बहुत सारे सॉल्यूट्स में आ जाएंगे, जैसे हमारा हो जाएगा पोटासियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ये सारे कितना है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक। डिजोल्व पार्टिकल्स इन अ solute in a solute per liter of solution, per liter of solution। क्या था? टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स इन अ सोल्यूट पर लीटर। मतलब कहने का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल्स डिजॉल्व है, कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है उसमें, ठीक। एक मान लीजिए ये आप मग ले लिए, एक गिलास ले लिए, इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर में कितना कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट है, ठीक। तो वही हम उसको हम लोग ये करते हैं, इसका जो यूनिट होता है उसको मिली स्मॉल पर लीटर से डिनोट करते हैं। ऑस्मोलैरिटी का जो होता है यूनिट जो होता है मिली स्मॉल पर लीटर। कहने का मतलब है कितना स्मॉल है 1 लीटर हमारा सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट जो होता है, जो नॉर्मल जो प्लाज्मा का हमारा ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी होता है, जो हमारा ब्लड का ऑस्मोलैरिटी होता है वो कितना होता है? नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो होता है वो हमारा 275 से लेकर 295 मिली स्मॉल पर लीटर होता है। ये हमारा एवरेज होता है एक रेंज में, और नॉर्मल और राउंड फिगर में उसको लेते हैं 300 मिली स्मॉल पर लीटर। ये हम लोग एक कैलकुलेशन बेस पर मान कर चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो इतना स्मॉल्स है, इतना स्मॉल्स 275 से लेकर 295 मिली स्मॉल्स जो होता है पर लीटर के अकॉर्डिंग, अगर 1 लीटर हमारा ब्लड निकालेंगे एक बोतल में तो इतना उसमें कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का रहेगा, ठीक। तो वो सोल्यूट होता कौन कौन सा है? जो मेनली जो सोल्यूट होता है वो होता है ग्लूकोज, यूरिया और सोडियम। क्या होता है? ग्लूकोज, यूरिया और सोडियम, ये 3 मेन कंपोनेंट होता है जो ऑस्मोलैरिटी को इस रेंज में मेंटेन करके चलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारा चल रहा था वो हमारा वासा रेक्टा के चल रहा था, वासा रेक्टा। सबसे पहले समझेंगे ये जो क्या है हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये तो इतनी बार डायग्राम हम लोग बना लिए कि याद ही हो गया। ये हमारा लूप ऑफ हेनले। इसको मोटा कर दे रहे हैं समझने के लिए, डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम लोग कि क्या इसका मैकेनिज्म है। ये हमारा डेंसिटी हो जाएगा, नेक्स्ट समझते हैं कि जो हमारा ब्लड कैपिलरी आया हुआ था जिसको हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोल रहे थे, ये क्या था? ये इस तरह से डिवाइड था, ये क्या था? इस तरह से डिवाइड था और वापस से क्या हो रहा था? आ रहा था। वापस से क्या कर रहा था? आ रहा था, और ये वापस से वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, जो नॉर्मली हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो आपको होता है कि जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी होता है वो कितना था हमारा? 300 मिली स्मॉल्स पर लीटर, 300 मिली स्मॉल पर लीटर। क्या था? 300 मिली स्मॉल पर लीटर। तो जो भी फिल्ट्रेशन होगा, आपको पता है बहुत हाई प्रेशर के सिचुएशन में यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो जो भी फिल्ट्रेशन हुआ उसका ऑस्मोलैरिटी होता है 300 मिली स्मॉल पर लीटर। ये हम यूनिट को नहीं लिखेंगे, जगह नहीं है इसकी वजह से। अब देखिए ये जितना फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर वो क्या होता है कि इस वाले एरिया में आने के बाद, और जो ये एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये हमारा कौन सा रीजन है? डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या एक प्रोसेस होता है कि ये जो ट्यूब्यूल्स होता है इसका जो सेल से बना हुआ होता है वो वाटर परमिएबल होता है। ये क्या होता है? वाटर परमिएबल होता है। तो जो मान लीजिए वाटर परमिएबल कहने का मतलब जो भी वाटर इसमें कंटेंट होगा वो लीक आउट होगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर
फ्लूइड में या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल स्पेस में वो क्या करेगा, लीक आउट होगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है कि ये जो होता है वो सोडियम पोटेशियम जितने भी सॉल्यूट होते हैं, जितने भी सॉल्यूट होते हैं उसका इम्परमिएबल होता है। दो यहाँ पर कंडीशन हुआ हमारा इस वाले एरिया में। सबसे पहले क्या था कि हाईली परमिएबल है ये वाटर का। अब आप हमको बताइए कि अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी का घोल लिए हैं, उसमें जो हम मिलाए रखे हैं 300 ऑलमोस्ट मिलीस्मोल, उसमें कॉन्सेंट्रेशन है हमारा सॉल्यूट का। ठीक, 300 मिलीस्मोल कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का। अगर हम पानी निकाल देंगे, उस ग्लास से पानी निकाल देंगे, तो वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब उसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा। ठीक, नॉर्मली क्या था हमारा 300 मिलीस्मोल पर लीटर नॉर्मल था, लेकिन 1 लीटर में 300 था और इस पानी को ही निकाल दे रहे, 1 लीटर पानी को कुछ कम करते रहे, तो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, या फिर आगे जाकर 500 होगा, और ज़्यादा पानी निकलेगा तो 600 भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा तो हो सकता है 1000 मिलीस्मोल भी और 1200 भी हो सकता है। ठीक, तो ये वाला इसी तरह का कंडीशन होता है कुछ, कि यहाँ से पानी के लिए क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा परमिएबल होता है, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या होता है, परमिएबल होता है। तो यहाँ से जो पानी लीक आउट होता है, H2O लीक होगा, लीक होते रहता है, पूरा यहाँ तक लीक होते रहता है। तो लीक होने की वजह से वाटर का कंटेंट इसमें कम हो जाता है, वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा तो मतलब ऑस्मोलैरिटी हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आते आते 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000 और फिर ये हमारा 1200 मिलीस्मोल का कॉन्सेंट्रेशन इस लूप ऑफ हेनले वाला में आ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो मेडुला रीजन होता है, जहाँ पर वासा रेक्टा होता है, उस वाले रीजन का ऑस्मोलैरिटी एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार का होता है। यहाँ पर सबसे पहले 300 मिलीस्मोल होगा, नेक्स्ट आएगा तो 400 होगा, 600 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और नेक्स्ट 1200। ये ऑस्मोलैरिटी होता है हमारा एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। ठीक, जो मेडुला रीजन में जो नेफ्रॉन होता है, जिसको हम लोग जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोले थे, उसका जो रीनल पिरामिड था उसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये ऑस्मोलैरिटी है ये उस प्लेस का पहले से ही। नेक्स्ट समझते हैं कि जब ये वाटर का कंटेंट यहाँ से इस ट्यूब्यूल से निकला तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 1200 इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला रीजन क्या था, वाटर परमिएबल था और हाईली वाटर परमिएबल था, तो सिर्फ यहाँ से वाटर का लीक आउट हो रहा है। नेक्स्ट जो भी सोल्यूट बचा, जिसके वजह से हमारा ऑस्मोलैरिटी 1200 तक इंक्रीज हुआ, 1200 तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 1200 मिलीस्मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर ब्लड में, 1 लीटर प्लाज्मा में 1200 मिलीस्मोल्स का सोल्यूट है। ठीक, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। नेक्स्ट जब क्या होता है कि जब ये इस वाला रीजन में फ्लूइड का, इस वाले रीजन में फ्लूइड जाता है, जब डीसीटी असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इस वाले रीजन में जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि इस वाला रीजन में क्या था, वाटर परमिएबली मोस्टली, तो इस वाले कंडीशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो ट्यूब्यूल्स है इसमें क्या होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है, वाटर क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, और जो परमिएबिलिटी होता है वो होता है हमारे सॉल्ट के लिए, सोडियम के लिए, क्लोरीन के लिए। तो यहाँ से क्या होता है, सोडियम क्लोरीन लीक आउट होता है, सोडियम 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 सोडियम, ये क्या था हमारा, सोडियम यहाँ से जब निकला। अब बताइए यहाँ में जो सॉल्यूट ज़्यादा था वो वापस से कम होना स्टार्ट हो गया, तो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होगा, इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होगा, इसका ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे घटते जाएगा, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया 800। समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पर जो 1200 मिली में पानी निकल गया था, ये 1200 मिलीस्मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन था, तो वो वापस से इस वाला रीजन में गया, तो उसमें जो सॉल्ट था, जो सोल्यूट था, जिसका मात्रा कम हो गया है। तो अगर पानी में मान लीजिए 1200, 1 लीटर पानी लिए थे, ठीक, उसमें कितना था, 1200 मिलीस्मोल उसका सोल्यूट था, कॉन्सेंट्रेशन था। फिर पानी तो उतना ही है, लेकिन सोल्यूट निकाल दे रहे हैं हम लोग, सोल्यूट निकाल दे रहे हैं, सोडियम निकाल दे रहे हैं, तो कैसा सोल्यूशन होगा, वो होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और लो ओस्मोलैरिटी। तो ओस्मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, 600 होगा, 400 होगा, 300 होगा, इस वाले रीजन में आते आते 300 मिलीस्मोल हो जाता है। अब एक रीजन यहाँ पर है, जो सोडियम यहाँ से लीक आउट होता है, जो सोडियम यहाँ से लीक आउट होगा वो हमारा एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होगा, एक्टिव प्रोसेस। और एक्टिव प्रोसेस पता है आपको कि एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है,
एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसमें क्या था, सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा हो गया, मतलब ये सॉल्यूट, यहाँ पर वाटर था और सॉल्यूट और बढ़ गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई जाएगा, जो स्मोलारिटी है इसका वो हाई जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है कि जब सोडियम, इसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, आपको बताए थे, जो ये काउंटर करंट किसको बोलते हैं, सबसे पहले काउंटर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक काउंटर करंट चल रहा है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तब एक काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके बीच में चल रहा है, बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच में, पहला। नेक्स्ट क्या हो रहा है, हमारा जो कैपिलरी वासा रेक्टा में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है, ये हमारा वहां से ब्लड आ रहा था और इसके थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, वेन्स के अंदर, फिर हार्ट में। तो एक काउंटर करंट मैकेनिज्म दो ब्लड वेसल्स, दो वासा रेक्टा के बीच में चल रहा है। तो दूसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ चल रहा है हमारा, बिटवीन द वासा रेक्टा, बिटवीन द वासा रेक्टा, काउंटर करंट मतलब अपोजिट साइड में। और नेक्स्ट जो मेन काउंटर करंट मैकेनिज्म है, जो मेन काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो हमारा चल रहा है इस वाले डायरेक्शन में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके कंपेरिजन में ये अपोजिट डायरेक्शन और इसके कंपेयर में ये अपोजिट डायरेक्शन, और ये एडजेसेंट है, मतलब एक पास है और दोनों क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। तो तीसरा हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा बिटवीन द एडजेसेंट वासा रेक्टा एंड ये ट्यूब्यूल्स के बीच में। तीन काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है हमारे नेफ्रॉन में, ठीक, जो मेडुला रीजन है। तो मेन हमारा क्या है, ये मेन हमारा ये है, ये दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है कोई भी मटेरियल्स का, और ये फ्लो कहाँ होता है, अकॉर्डिंग टू दियर अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है कि जब क्या होता है कि जब ये सोडियम का लेवल ये 300 से होते हुए हमारा कलेक्टिंग डक्ट में आता है, उसका प्रोसेस अलग है, क्योंकि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वहाँ पर क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पर हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये यहाँ पर कंडीशनल होता है, ये हमारा मेन है, ठीक। तो जो जितना भी यहाँ पर सोडियम का निकला हुआ था, सोडियम का बाहर आया हुआ था, इधर भी आया होगा, इधर भी आया होगा, ठीक। तो देखिए जब सोडियम हमारा इंटरस्टिशियल मेडुलरी रीजन में जब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, हमारा ब्लड में वापस से आ जाता है। ये सोडियम कहाँ जाएगा, हमारा ब्लड में वापस से आ जाएगा। अब देखिए कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर सोडियम लीक आउट हुआ था इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो यहाँ पर चल रहा था हमारा एक्टिव प्रोसेस मतलब यहाँ पर एटीपी का रिक्वायरमेंट था। क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, पहले से सोडियम यहाँ पर हाई है, इस वाले रीजन में ऑस्मोलारिटी हाई है, फिर और सोल्यूट इस वाले रीजन में ला रहा था, इसलिए यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलेगा, एक्टिव प्रोसेस चलेगा यहाँ पर एनर्जी के वजह का। लेकिन वहीं पर क्या होता है, इस वाले रीजन में जो सोडियम यहाँ पर जब एक्सेसिव हो जाता है, तो वापस से सोडियम हमारा ब्लड वेसल्स में आ जाता है। कहाँ आता है, हमारा ब्लड वेसल्स में आता है सोडियम। तो जो प्रोसेस के थ्रू आता है उसको पैसिव बोलते हैं। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग सोडियम पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो एक्सेसिव सोडियम था वो हमारा ब्लड में आ गया। कहाँ आ गया, सोडियम हमारा ब्लड में आ गया, ये सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का हाई होता है इस वाले रीजन में, जब इस वाले रीजन में जब ऑस्मोलारिटी ज़्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा इस वाले रीजन में, तो इसका भी 1200 मिली स्मोल होगा, 1200 होगा। तो 1200 मिली स्मोल्स होने की वजह से आपको पता है कि ट्रांसपोर्टर में सोडियम जिस ट्रांसपोर्टर से जाता है उसी ट्रांसपोर्टर से हमारा वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। जहां जहां सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे हमारा वाटर जाता है, ठीक। दे मिक्स फॉर ईच अदर, ठीक, वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक। तो वापस से जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा हाई था, इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा हाई था, वो वापस से क्या होगा, इस वाले रीजन से इस वाले रीजन में आ जाएगा। और ये जो ये इसका क्या था, अब धीरे धीरे ये 1200 osmolarity से क्या होगा, ये डिक्रीज होते रहेगा। 1200 osmolarity था, सोडियम ज़्यादा था, वाटर ज़्यादा था, तो वाटर ज़्यादा था तो इसका osmolarity कम होगा, तो इसका osmolarity कम होगा। अब जो वाटर ज़्यादा था और सोल्यूट कम था,
तो इसका ऑस्मोलैरिटी कम था, लेकिन सोडियम जो यहाँ पर है एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल स्पेस मेडुला का, तो वो सोडियम क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, ये सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। मान लीजिए ये जितना सोडियम है ये वापस से हमारा ब्लड में आ गया, तो इसका ऑस्मोलैरिटी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि वापस से नॉर्मल रेंज में आएगा। जो मान लीजिए कि जितना भी कम था वो 400 आएगा, 400, मान लीजिए यहाँ पर 600 था, फिर यहाँ पर 400 हुआ, फिर यहाँ पर 300 हो गया, और ये 300 से क्या होगा वापस में 325, जो नॉर्मल होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा वेन्स का, जो हार्ट में ले जाता है, ये यहाँ पर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, इस वाले जगह में सिर्फ फ्लूइड था, मतलब हाइपोस्मोलैरिटी था, और सोडियम यहाँ पर वापस से आ गया क्योंकि उसको ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, इस ब्लड का ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना था। सोडियम आ गया और वापस से क्या आ गया, सोडियम के पीछे पीछे क्या आ गया हमारा, वाटर आ गया। तो जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी था हमारा ब्लड का, जो नॉर्मल फिल्ट्रेट था ये, उसके ऑलमोस्ट बराबर में ऑस्मोलैरिटी ये वापस से हमारा वेन्स के थ्रू कहाँ चल जाएगा, वेन्स के थ्रू हमारा हार्ट के इस वाले रीजन में, और इस प्रकार से हमारा नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है जो मेंटेन होता है। ठीक, एक नॉर्मल से एक ट्रिकी एक और चीज़ होता है, इसमें क्या होता है कि जब यूरिया है, यूरिया आपको पहले वीडियो में बता रखे हैं, तो जो यूरिया है बहुत ही एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है हमारा काउंटर करेंट मैकेनिज्म में। मेनली क्या था, ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म हमारा वाटर को कंजर्व करने का एक प्रोसेस था, हमारा एक ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म था। तो इस मैकेनिज्म में अल्ट्रेशन ना हो, ये नॉर्मल मैकेनिज्म जो मेडुला रीजन का है, इसमें कहीं इस मैकेनिज्म को इस कॉन्सेंट्रेशन को गड़बड़ होगा तो ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म अल्टरेट होगा। नॉर्मल सा बात है, ये इस जो नॉर्मल सा ऑस्मोलैरिटी होता है हमारा प्लाज्मा का, उसमें अल्टरेशन देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या करता है कि जो यहाँ पर यूरिया लेवल आपको लिखवाए थे, जो मेन एक्टिव प्रोसेस में क्या क्या सिक्रीट हो रहा था, तो वो यूरिया क्या कर रहा था, इस वाले रीजन में यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूरिन में होकर आता है। नॉर्मली क्या होता है, यूरिया हमारे नेफ्रॉन में कहीं पर उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये यूरिया, ये वाटर परमिएबल था, यूरिया को निकाल नहीं सकता है। ये क्या था, सोडियम परमिएबल था और यूरिया को निकाल नहीं सकता है। तो जितना यूरिया था वो हमारा ट्यूब्यूल्स के थ्रू वो यूरिन में वापस आने लगा। लेकिन इस वाले रीजन में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही अलग लेवल का एक्शन चलता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी, समझिएगा, जब बॉडी में ऑस्मोलैरिटी बढ़ता है या फिर घटता है तो उसके इन्फ्लुएंस से हमारा हाइपोथैलेमस पे क्या होता है, एक ऑस्मो रिसेप्टर होता है। ठीक, ऑस्मो रिसेप्टर होता है। तो ऑस्मोलैरिटी जब बढ़ जाता है या फिर घट जाता है तो वो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करता है, एक्टिव हो जाता है, और वहाँ से क्या करता है, वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एडीएच का सिक्रेशंस करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज कर देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज करता है। और वो एडीएच, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वो एडीएच क्या करता है, यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है और यूरिया को फिर से बैक रीएब्जॉर्प्शन कर देगा। इस यूरिया का 50% बैक कर देगा और 50% यूरिन में आ जाता है, और ये 50% कहाँ चला जाएगा हमारा, इस वाले एरिया में। और इस वाले एरिया का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिया का, इसका ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा था, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, वो नॉर्मल से हमारा चलते रहे। ठीक, ये था हमारा क्या था, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स। ठीक, इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखे थे इसमें कि जो हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेले था, यहाँ पर वाटर परमिएबल था। ठीक, वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, हमारा वाटर लीक आउट हुआ, वाटर लीक आउट होने से कॉन्सेंट्रेशन इस ट्यूब्यूल्स का बढ़ गया। ठीक, इस कॉन्सेंट्रेशन ट्यूब्यूल्स का बढ़ गया तो फिर यहाँ से क्या हुआ था, सोडियम लीक आउट हुआ था, जितने भी ये थे वो लीक आउट हुए थे। लीक आउट होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया। फिर ये सोडियम लीक आउट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इस ब्लड वेसल्स में वापस से आ गया। अब ब्लड वेसल्स में सोडियम आ रहा है तो वापस से वाटर भी आएगा, तो उसका क्या होता है, सोडियम और वाटर का बैलेंस बनाते हुए 300 मिलीओस्मोल पे वो क्या चला जाता है हमारा हार्ट में, और नॉर्मल हमारा ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट था हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका फंक्शन क्या होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का फंक्शन ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, सीसीएम। ठीक, तो फर्स्ट हमारा फंक्शन ये होगा कि ये प्रोड्यूस करता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को। इट प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वो क्या करता है, बनाता है। ये हमारा काउंटर करंट जब मैकेनिज्म चलता है तो कितना यूरिन बनाना है, कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है कि डाइल्यूट बनाना है, ये हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का फंक्शन होता है कॉन्सेंट्रेशन बनाना है, किसका, यूरिन का। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो वाटर को कंजर्व करता है। वाटर का प्रोसेस देखे आप, सोडियम के पीछे पीछे वाटर जा रहा था, तो इट कंजर्व
वाटर इनसाइड बॉडी। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, ये जो हम काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो हमारा बताए थे वापस से यूरिया, और ये ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। तो क्या था हमारा, ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। ये क्या करेगा, इट मेंटेन द ओस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा। हमारे बॉडी फ्लूइड का जो ब्लड है उसका प्लाज्मा को वो मेंटेन करेगा, और हमारा बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट में ये हेल्प करता है। तो लिखेंगे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। दिस इज द ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये आपको समझ में आएगा। ये अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं हर एक चीज़ इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आने वाला, अब एक बात और आता है, ये था हमारा रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ही हमारा चलता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो ट्यूबुलर सिक्रेशन था, देखिए तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो रीअब्जॉर्प्शन होने का कारण ये था कि बहुत सारे ऐसे चीज़ को भी रीअब्जॉर्ब कर लेता है जिसको हमारे ब्लड को नहीं चाहिए होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे ब्लड में कुछ चीज़ रह जाता है जो हमारे टिब्यूल्स को वापस से देना होता है। ठीक, तो लेट सपोज एक यहाँ पर ब्लड वेसल्स बना देते हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड में जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो वापस से इस वाले एरिया में टिब्यूलर सिक्रेट करते हैं। टिब्यूल्स का सिक्रेशन होता है, मतलब टिब्यूल्स से जो इस ब्लड वेसल से जितने भी टॉक्सिक चीज़, जो अनवांटेड चीज़ें जो हमारे यूजफुल नहीं है, उसको वापस से सिक्रेट करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशंस, ठीक, और वापस से वो सिक्रेटेड वेस्ट मटेरियल्स हमारे यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा ओवरऑल हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे यूरिन का जो मिक्चुरेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कौन कौन सा नर्व होता है। ठीक, डेट्रूसर मसल्स आता है, स्मूथ मसल्स आता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स आता है। ठीक, फिर आता है हमारा स्ट्रेच रिसेप्टर आता है, फिर हमारा आता है स्पाइनल नर्व आता है। ठीक, जो सैक्रल रीजन में होता है, S2 S3 S4, वो सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मजे करते रहिए, पढ़ते रहिए, और ऐसे ही लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।